नमस्कार दोस्तों, करीब 3.7 अरब साल पहले जीवन लगभग खत्म होने वाला था। कारण था एक भयानक टक्कर, जलवायु में भयंकर बदलाव और वातावरण का पूरी तरह बह जाना। क्या वे सबसे पहली जीवन फॉर्म्स बच पाई? क्या वो मार्स की प्रजातियां आज भी कहीं अस्तित्व में हैं? क्या हो सकता है कि वे हमारे ही बीच रह रही हों? विज्ञान के अनुसार कभी न कभी शायद मार्स पर जीवन था। आज जो हमें वहां सिर्फ बंजर जमीन दिखाई देती है, हो सकता है कभी वहां जीवन की भरमार रही हो। अगर मुझे किसी कीमती चीज पर शर्त लगानी पड़े, जैसे अपनी कार की कभी मार्स पर जीवन था या नहीं, तो मैं बिना झिझक हाँ कह दूंगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जीवन पैदा करने वाली चीजें हर जगह फैली हुई है और हो सकता है ये सब मार्स पर एक जगह इकट्ठा हुई हों। अगर जीवन के लिए जरूरी चीजों की बात करें तो चाहिए पानी, कार्बनिक रसायन, स्थिर सतह, घना वातावरण, और ये सब कुछ मार्स पर मौजूद था। यानी जीवन शुरू करने के सारे तत्व वहां पहले से थे। हमने इन संकेतों की तलाश में वहां एक यंत्रों की सेना भेजी है। हमारे रोबोटिक वाहन, उतरने वाले यंत्र और उपग्रहों को आज तक वहां जीवन नहीं मिला, लेकिन कुछ असाधारण चीजों के संकेत जरूर मिले हैं। मार्स कई विनाशकारी घटनाओं का शिकार रहा है, जिन्होंने इस लाल ग्रह को बार बार हिला दिया। ऐसा लगता है कि वहां पर जीवन की कई पीढ़ियां पैदा हुई और मार्स के उग्र इतिहास के कारण नष्ट भी होती रहीं। मार्स पर जीवन की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, जैसे ही उसका धरातल इतना ठंडा हुआ कि वहां जीवन पनप सके। उस शुरुआती जीवन का रहस्य था कार्बन, ऊर्जा स्रोत, नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व जो वहां मौजूद थे। उस समय सूखे और कठोर दिखने वाले मार्स पर कभी महासागर रहे होंगे, और अगर जीवन के लिए एक चीज सबसे जरूरी है तो वो है तरल पानी। अब सोचिए 4.5 अरब साल पहले मार्स कैसा दिखता होगा। जब गर्म चट्टानों ने ठंडा होकर एक ठोस सतह बनाई तो वहां सतह पर पानी जमा हुआ होगा। बादलों से बारिश होती होगी, भाप उठते ज्वालामुखी के धरातल पर घूमती होगी और छोटे छोटे जलाशयों में जीवन जन्म लेने लगा होगा। लेकिन वो शुरुआती एलियन किसी विज्ञान कथा जैसी नहीं, बल्कि बेहद सरल और छोटे थे, एक कोशिकीय जीव जैसे कि हमारे जीवाणु, छोटे गोल या छड़ी के आकार के। अगर मार्स पर जीवन की वो पहली पीढ़ी वाकई थी तो वे हमारे सौरमंडल में सबसे पहली थी, जो धरती पर जीवन के आने से भी पहले पैदा हुई थी। क्योंकि मार्स धरती से छोटा है तो वह जल्दी ठंडा हो गया और संभवतः जीवन की शुरुआत भी जल्दी हुई। जबकि शुरुआती धरती पर अब भी लावा बह रहा था, मार्स पर शायद शांति से जीवन पनप रहा था। लेकिन यह सुखद समय ज्यादा नहीं चला। अंतरिक्ष से एक विशाल ब्रह्मांडीय बम उसकी ओर बढ़ रहा था। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि उसने पूरे ग्रह की बनावट को हिलाकर रख दिया। मार्स का उत्तरी गोलार्ध पूरी तरह कुचल दिया गया। आमतौर पर ग्रह गोल होते हैं, लेकिन मार्स पर दक्षिणी गोलार्ध ऊंचा है। अगर आप उत्तर से दक्षिण जाएं तो हर समय चढ़ाई ही चढ़ते रहेंगे। इस अंतर को कहा जाता है धरातली द्वैतता, और यह मार्स की सबसे बड़ी रहस्यमयी बातें में से एक है। सन 2008 में जब मार्स की सतह की मानचित्रण की गई तो वैज्ञानिकों को एक विशाल गड्ढे की वजह समझ आई, जिसे बोरियालिस टक्कर कहा जाता है। यह गड्ढा 6500 मील चौड़ा और 5 मील गहरा है। यह इतना बड़ा है कि इसमें पूरा अमेरिका समा सकता है। लगता है ग्रह का आधा हिस्सा ही उड़ गया, और ऐसा हो सकता है सिर्फ एक बहुत बड़ी टक्कर से, जैसे कि किसी प्लूटो के आकार की वस्तु से। यह कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ऐसा ही एक टक्कर था जिससे डायनासोर खत्म हो गए थे। 4.5 अरब साल पहले जब सौरमंडल छोटे छोटे टुकड़ों से भरा था, एक विशाल उल्कापिंड सीधा मार्स की ओर बढ़ रहा था। उस समय जीवन के पास कुछ ही सेकेंड बचे थे। अगर यह टक्कर आज होती तो पहले आपको आसमान में एक और चांद दिखाई देता, और फिर वो तेजी से बढ़ता दिखता जब तक वो पूरा आसमान न ढक ले। उसकी चौड़ाई रही होगी 1200 मील, और अंतरिक्ष से आते हुए वह बंदूक की गोली जैसी रफ्तार से टकराया होगा। टक्कर की ऊर्जा इतनी थी कि पूरा ग्रह कांप उठा, जैसे कोई जिलेटिन हिल रही हो। ध्वनि तरंगें किसी भी भूकंप से कई गुना ताकतवर थी, पत्थरों की सुनामी उठी होगी। आधा ग्रह अंतरिक्ष में उड़ गया। जो धरातल बचा उसमें लावा की एक उबलती झील बन गई। पूरा ग्रह पिघल गया। इसे ग्रह पिघलाव घटना कहा जाना चाहिए। मार्स का वातावरण उड़ गया, महासागर उबलकर खत्म हो गए, और अगर जीवन था तो उसका नामो निशान मिट गया। इस टक्कर से उबरने में मार्स को 5 करोड़ साल लगे। लेकिन क्या जीवन दोबारा लौटा? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह समाप्ति स्थायी नहीं थी, शायद जीवन ने फिर से शुरुआत की। बोरियालिस टक्कर के 1 करोड़ साल बाद मार्स फिर से ठंडा हो गया, सतह फिर से ठोस बनी। जीवन के लिए जरूरी सभी चीजें शायद वापस आईं, पर एक चीज गायब थी, पानी। सन 2004 में नासा का अवसर नामक रोबोटिक यंत्र मार्स पर उतरा। उसका मकसद था यह पता लगाना कि क्या पानी दोबारा लौटा। जल्द ही उसे मिले गोल चमकदार धातु जैसी चट्टानें, जिन्हें नीली बेरियां कहा गया।
ये छोटे छोटे गोलक लोहे के ऑक्साइड से बने थे जो केवल पानी की मौजूदगी में बनते हैं। धरती पर भी ये यूटाह की रेत में मिलते हैं। इनका बनना यह बताता है कि मार्स पर भारी मात्रा में पानी बहा होगा जो रेत को काटता गया और लोहा जमा करता गया। इन नीली बेरियों में करीब 1 आउंस लोहा होता है जो तभी संभव है जब उसमें 1000 गैलन पानी बहा हो। ये नीली बेरियां समय के साथ सतह पर आ गईं जैसे जैसे बलुआ पत्थर की परतें हवा से घिस गईं। ऐसे ही संकेत हमें मार्स पर भी मिले जहां जीवाश्म टीले की परतें और नीली बेरियां बिखरी पड़ी थीं। इसका मतलब है वहां पानी बहा था, वातावरण लौटा था और जीवन के लिए एक बार फिर सब कुछ तैयार हुआ। वहीं पास ही मिला एक और भूगर्भीय चिन्ह, एक संकीर्ण खड़नुमा घाटी। इस तरह की दरारें धरती पर भी मिलती हैं जहां दो चट्टानों के बीच जबरदस्त पानी का बहाव रहा हो। यह दर्शाता है कि टक्कर के बाद मार्स पर फिर से तेज बारिशें और पानी की धाराएं चलीं। शायद यह पानी मार्स के भीतर ही छिपा था और ज्वालामुखियों के जरिए सतह पर वापस आया। मार्स पर भी हमने ज्वालामुखी देखे हैं जिनमें सबसे बड़ा है ओलंपस मॉन्स जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। इन ज्वालामुखियों से निकली गैसों में पानी भी रहा होगा और यही पानी मार्स की सतह पर फैला होगा। हजारों सालों तक पानी बहता रहा और शायद एक बार फिर मार्स की दूसरी पीढ़ी का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ अर्थ पर हमारे प्राचीन पूर्वजों के लिए स्थिति आसान रही होगी। पृथ्वी का हिलना डुलना और इसके मौसम काफी हद तक स्थिर रहते हैं और इस सिलसिले में हमारी मदद करता है हमारा ओवरसाइज मून। हमारे ग्रह और चंद्रमा के इंटरेक्शन की वजह से पृथ्वी के घूमने की धुरी बहुत ही स्थिर रहती है। मौसम हर साल, हर सदी में एक के बाद एक आते रहते हैं। पृथ्वी चंद्रमा के भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थिर रहती है, जिससे हमारे ग्रह का हिलना डुलना कम होता है और हमारा जलवायु नियंत्रण में रहता है। अगर चंद्रमा न होता तो पृथ्वी भी शुरुआती समय में मार्स की तरह झटके खाती और हमारे पूर्वजों को भी अर्ली मार्स की तरह बर्फीली जलवायु झेलनी पड़ती। मार्स का चंद्रमा बहुत छोटा है और उसके 2 छोटे चंद्रमा ज्यादा असर नहीं डालते। अगर मार्स पहले किसी बड़े टक्कर से नहीं मरा तो दूसरी बार यह अपनी अस्थिरता, पलटने और सुपर समर व सुपर विंटर के कारण समाप्त हुआ होगा। यह एक बड़ा क्लाइमेट चेंज रहा होगा। मार्स पर मौजूद भयंकर परिस्थितियों के कारण वहां की जीवन समाप्त हुई होगी, लेकिन इन्हीं कारणों से जीवन ने खुद को ढाला और विकसित किया भी होगा। हमें यह पता है क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद एक्सट्रीमोफाइल्स कहे जाने वाले जीव सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं। यह बेहद गर्म पानी के स्रोतों से लेकर बहुत ठंडी बर्फीली जगहों में भी जिंदा रहते हैं। कहते हैं ना देश जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो जीवन और मजबूत हो जाता है। शायद मार्स के सुपर विंटर्स ने जीवन की तीसरी पीढ़ी को जन्म दिया हो। यह बर्फ के बीच विकसित होने वाली एक ऐसी बेहद सख्त जीवन की सेना रही होगी जो हर जलवायु परिवर्तन को झेल गई। हमने पृथ्वी पर देखा है कि जीवन उसी जगह के अनुसार ढल जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया समय लेती है। अगर बदलाव अचानक आते हैं तो जीवन संतुलन नहीं बना पाता और बहुत से जीव समाप्त हो जाते हैं। बाकी जीवित रहकर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। 3.8 बिलियन साल पहले शायद मार्स की सतह पर जीवन की तीसरी पीढ़ी उभरी होगी। यह अपने कुछ पूर्वजों से विकसित हुई होगी ताकि सुपर विंटर्स का सामना कर सके। यह अब तक की सबसे कठिन मार्सियन लाइफ रही होगी। लेकिन जब ये सुपर विंटर्स खत्म हुए तो मार्स पर जीवन से जुड़े चैलेंज और मुश्किल हो गए। तब एक और एक्सटिंक्शन इवेंट शुरू होने वाला था। मार्स का वायुमंडल समाप्त हो रहा था। तो क्या इसी इवेंट ने मार्स का अंत कर दिया? 3.8 बिलियन साल पहले का मार्स एक गर्म और नम ग्रह रहा होगा, जहां सुपर टफ बैक्टीरियल जीवन फल फूल रहा होगा। लेकिन ये पहले इनहैबिटेंट्स नहीं थे। पहली मार्सियन जनरेशन जबरदस्त बोरियालिस इम्पैक्ट की वजह से वाष्प बनकर उड़ गई होगी। शायद जीवन की शुरुआत फिर से जीरो से हुई होगी, पर इस ग्रह ने कई खतरनाक बदलाव झेले होंगे जिनका सामना केवल सबसे सख्त मार्सियन कर सकते थे। मगर एक और तबाही आ रही थी और ये तबाही इतनी बड़ी थी कि सबसे मजबूत मार्सियनों की परीक्षा लेने वाली थी। हम जानते हैं कि किसी ग्रह की सतह पर लिक्विड पानी होना कितना जरूरी है। अगर वायुदाब नहीं होगा तो लिक्विड पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, चाहे तापमान कुछ भी हो। यह वायुदाब वायुमंडल की वजह से बनता है, जो पानी को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। 3.7 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर गर्म पानी और मोटा वायुमंडल मौजूद था, लेकिन मार्स पर तीसरी एक्सटिंक्शन इवेंट तेज हो रही थी। मार्स का वायुमंडल धीरे धीरे खत्म हो रहा था और इसके विशाल महासागर भाप बनकर उड़ने लगे थे। अब दोनों ग्रहों की किस्मत उनके मैग्नेटिक फील्ड की ताकत पर निर्भर थी। यह पता चला कि पृथ्वी का वायुमंडल इसके मैग्नेटिक फील्ड पर टिका हुआ है।
यह हमें सूर्य से आने वाले सब एटॉमिक कणों से बचाता है, जिसे सोलर विंड कहा जाता है। अगर हमारे पास यह मैग्नेटिक शील्ड ना होती, तो ये कण सीधे हमारे वायुमंडल से टकराते। पृथ्वी का मैग्नेटिक कोर 3.45 बिलियन साल तक स्ट्रॉन्ग बना रहा। इसके अंदर मौजूद पिघला हुआ लोहा घूमता रहा और उससे बिजली पैदा होती रही, जिससे मैग्नेटिक शील्ड बनी रहती है। 3.8 बिलियन साल पहले मार्स का भी पिघला हुआ कोर और मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन किसी वजह से यह शील्ड खत्म हो गई। क्या मार्स का छोटा कोर ठंडा हो गया या किसी बड़ी टक्कर ने इसकी शुरुआत कर दी? एक थ्योरी बोरियालिस इम्पैक्ट को जिम्मेदार मानती है। इस इम्पैक्ट ने तापमान को प्रभावित किया, जिससे अंदर के गर्म कोर की गर्मी घटने लगी और मेटल्स का घूमना रुक गया। मैग्नेटिक फील्ड को ड्राइव करना मुश्किल हो गया और मिलियन वर्षों में यह फील्ड खत्म हो गया। जैसे ही यह हुआ, सोलर विंड से खतरा बढ़ गया। सोलर विंड ने मार्स का वायुमंडल उड़ाना शुरू कर दिया। 3.7 बिलियन साल पहले सुपर टफ मार्सियन जीवन को एक और आफत का सामना करना पड़ा। वायुमंडल स्पेस में गायब हो रहा था, एयर प्रेशर घट रहा था और पानी पहले ही उबल चुका था। अब रेडिएशन से पूरी सतह प्रभावित हो रही थी। डीएनए टूटने लगे और बिना वायुमंडल के सतह स्टेरलाइज हो गई। मार्स का कोर इनएक्टिव हो गया और इसकी जियोलॉजी बर्बाद हो गई। जब कोई ग्रह जियोलॉजिक रूप से मर जाता है, तो बायोलॉजिकली भी उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। 3.8 बिलियन साल पहले मार्स ने अपना मैग्नेटिक फील्ड, वायुमंडल और पानी सब कुछ खो दिया। इसके बाद भी जीवन ने सरवाइव किया हो, तो उसे सतह के नीचे गहराई में जाना पड़ा होगा। शायद वहाँ कोई लिक्विड वाटर सोर्स मिल गया हो। 1960 से ही रोबोटिक मिशन मार्स पर जीवन के संकेत खोजते आ रहे हैं। अगर मार्स पर चौथी पीढ़ी की लाइफ जिंदा है, तो वह जमीन के काफी नीचे हो सकती है। ट्यून जैसे क्षेत्र सबसे अच्छे स्पॉट हो सकते हैं, जहां रेत नीचे की नमी को सुरक्षित रखती है। धरती के रेगिस्तान में भी ट्यून के बीच पानी मिल जाता है। अगर आप इनकी तह तक खुदाई करें, तो वाटर टेबल तक पहुंच सकते हैं। मार्स की वाटर टेबल तक पहुंचकर जीवन के लिए जरूरी सारी कंडीशंस मिल सकती है। कुछ वैज्ञानिक लावा ट्यूब्स को सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। यह पुराने ज्वालामुखियों से बनी भूमिगत गुफाएं होती हैं। इनमें रेडिएशन से भी सुरक्षा होती है और तापमान भी अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। मार्स की सतह के नीचे कुछ नमी और गर्मी हो सकती है, जो जीवन को पनपने में मदद करे। लेकिन अगर हम वहां जीवन खोज भी लें, तो एक नई चिंता पैदा होती है, क्या हम एक और एक्सटिंक्शन इवेंट की शुरुआत तो नहीं कर देंगे? इंसान ने पृथ्वी पर कई बार जीवन को नष्ट किया है। अगर हम मार्स पहुंचते हैं, तो हम एक इन्वेसिव प्रजाति होंगे। हमारे शरीर पर मौजूद ट्रिलियन बैक्टीरिया भी हमारे साथ जाएंगे। यह बैक्टीरिया मार्स की मौजूदा जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए अभी के लिए केवल रोबोट्स से मार्स को एक्सप्लोर करना ही सही होगा। अगर हम वहां जीवन पा लेते हैं, तो हम यह जान पाएंगे कि जीवन की विविधता कितनी है। क्या मार्स पर डीएनए की तरह कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? क्या उनकी बायोकेमिस्ट्री अलग है या हमसे मिलती जुलती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद मार्स की जीवन पृथ्वी तक आ चुकी है। क्या मार्स हमारे जीवन की शुरुआत कर सकता था? क्या हम ही मार्शन हैं? क्या हमारे पूर्वज किसी और ग्रह से आए थे? क्या आप और मैं मार्शन हो सकते हैं? हो सकता है, और यह एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।